you maths for 11th and 12th. Okay, so simply in this lecture we are going to start with our basic and very important topic of our 11th and 12th mathematics, that is nothing but the trigonometry. Okay, so regarding with this trigonometry we have seen some basic concepts in our 10th standard. Okay, so means it is for the state board students who are belonging from the state board or whose base is the state board. They have seen trigonometry in 10th standard only, but those students who are from the CBSE or ICSE, they have seen this trigonometry in 9th and 10th board standards maybe. Okay, so simply we are going to see the basic concepts of this trigonometry. But see, in this 11th and 12th standard, whatever the topics we are going to study, those topics we have to study in detail. Okay, so means अगर बात की जाए तो फिर 10th स्टैंडर्ड में जो भी हम चैप्टर्स देखते थे, तो फिर वहाँ पर 10th स्टैंडर्ड हो या फिर 9th स्टैंडर्ड जो कुछ भी है, बोर्ड एग्जाम्स हो, वहाँ पर भी क्या था, मैक्सिमम जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस एक तो हमारे स्टेट बोर्ड जो भी टेक्स्ट बुक है उसके एक्सरसाइज में से आएंगे या फिर वही टाइप का कुछ ना कुछ भी कंसेप्ट हो सकता है. बट इन केस ऑफ दिस 11th and 12th standard, whatever the competitive exams we are going to give, that is nothing but the JEE mains or CET, whatever. But at that time, if you are competing with that much of students, so that paper also will be of that level. Okay, अगर पेपर उस लेवल का होगा, so we should be prepared at that time. Okay, जो भी हमारे पेपर की लेवल हो, हमें वो पेपर की लेवल के हिसाब से प्रिपेयर होना चाहिए. So in this case, if they are going to make that paper as per the level of all the students, so simply वो पेपर इतना इजी नहीं होगा. इजी इन द सेंस अभी और एक बात, ये बात याद रखने की 11th and 12th में इजी और हार्ड इसका थोड़ा सा मीनिंग कंसेप्ट चेंज हो जाता है. अभी एग्जैक्टली कंसेप्ट या फिर मीनिंग क्या चेंज हो रहा है वो समझना. क्या है इजी और हार्ड? इजी मतलब क्या, सिंपल जो भी क्वेश्चन है उसका अगर हमारा लॉजिक लग गया, एकदम फटक से आंसर आ गया, तो फिर हम वो कहेंगे कि ये क्वेश्चन इजी था. बट इन सम क्वेश्चंस वी हैव टू अप्लाई आवर लॉजिक ऑफ 2 to 3 चैप्टर्स. मींस एक ही क्वेश्चन जो कि 2-3 चैप्टर्स पे डिपेंडेंट है, ऐसा भी कोई क्वेश्चन आ सकता है. तो फिर वो टाइम पे एट अ टाइम यू हैव टू अप्लाई योर लॉजिक फ्रॉम 2 to 3 पॉइंट ऑफ व्यू. अगर 3 पॉइंट ऑफ व्यू से हमें हमारा लॉजिक अप्लाई करना है, तो फिर वो टाइम पे इतना दिमाग नहीं चलता ना. अगर हमने इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए होंगे तो फिर वैसे टाइम पे हमारा दिमाग नहीं चलेगा. अगर वो टाइम पे हमारा दिमाग नहीं चला, सो एट दैट टाइम वी फील दैट दिस इज द वेरी हार्ड क्वेश्चन. ओके, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है. एक्चुअल में हमें करना क्या है, जो भी चैप्टर्स हमारे पास है उन सारे चैप्टर्स का बेसिक से लेके एडवांस क्वेश्चन, मतलब एकदम सिंपल कंसेप्ट जो भी है वो कौन से कंसेप्ट्स है, और वही कंसेप्ट्स के बेसिस पे हम कैसे मेंस के क्वेश्चंस, एडवांस के क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ये सब कुछ हमें देखना है. ठीक है, सो सिंपली इन दिस 11th and 12th, if you see the state board textbook of 11th standard, in that you will get the first chapter, that is nothing but the angle and its measurement. So before going to start the proper concept of trigonometry, we should know regarding with the angle and its measurement. Okay, so हमें अगर angle and its measurement का जो भी concept है वो अगर properly याद है या फिर समझ में आया है, तब ही जाके ट्रिग्नोमेट्री करने में मजा आएगा. ठीक है, तो फिर सबसे पहले हमारा चैप्टर क्या है, एंगल एंड इट्स मेजरमेंट. ओके, दिस इज नथिंग बट दी अवर बेसिक पोर्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री ओनली. ये हम एज अ ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट ही कंसीडर कर लेते हैं. ओके, मतलब इफ आप अगर एनसीईआरटी वगैरह प्रेफर कर रहे हो, एनसीईआरटी में अगर आप ये चैप्टर देखोगे, सो यू विल नॉट गेट द प्रॉपर डायरेक्टली एंगल एंड मेजरमेंट चैप्टर,
you will see that there will be the our trigonometry section, and in that trigonometry chapter you will get the syllabus regarding this angle and its measurement. Okay, so simply ये हमारा डायरेक्टली एक बेसिक पोर्शन है किसका, ट्रिगोनोमेट्री का. तो फिर सबसे पहले व्हाट डू वी मीन बाय द एंगल. तो फिर एग्जैक्टली एंगल मतलब क्या होता है. एंगल इट इज नथिंग बट द rotation whatever we have offered at the initial stage to the ray. अब ये समझो एग्जैक्टली रे क्या होता है. हमने बचपन में ही देखा है थोड़ा सा क्या कि रे इट इज नथिंग बट दिस इज जस्ट ओनली द टाइप ऑफ लाइन. लाइन का ही टाइप होता है, सिर्फ इसको एक ही साइड से एरो होता है, अदर साइड इज मतलब ये एक ही साइड पे इंक्रीज होते जाने वाला है. It has the one fixed end. Okay? तो फिर उसी को हम क्या कहेंगे, रे. लाइन कहेंगे तो फिर लाइन हैव दी both the ends open, so it can go anywhere. Okay? और सेगमेंट के बारे में कहेंगे तो फिर सेगमेंट इज रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम बोथ दी साइड्स. तो फिर रे क्या है, जो कि एक साइड से रेस्ट्रिक्टेड है और दूसरे साइड पे उसे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो कहीं पर भी जा सकता है. तो फिर अभी हम क्या कह रहे हैं, एंगल इट इज नथिंग बट दी it is a rotation offered to a ray at its initial point is called as is called as an angle. Okay? तो फिर इसका मतलब क्या है कि एक हमारा रे है, ठीक है, ये रे की ओरिजिनल पोजीशन है और ये रे के पोजीशन को हम क्या कर रहे हैं, कोई तो भी साइड पे रोटेट कर रहे हैं. इफ यू आर जस्ट रोटेटिंग दिस रे देन इट विल possess the another position after some time. तो फिर ये क्या हो रहा है कि इसकी इनिशियल पोजीशन ये थी, लेकिन कुछ देर के बाद रोटेशन ऑफर करने के बाद में उसकी पोजीशन जो भी है चेंज हुई. तो फिर ये जो भी पोजीशन में चेंज आ रहा है, सो दिस इज नथिंग बट दी आवर एंगल. व्हाटएवर द रोटेशन वी हैव ऑफर्ड टू दिस रे, दिस इज नथिंग बट दी आवर एंगल. तो फिर इसी को हम क्या कहेंगे, एंगल. इज दैट क्लियर? ओके, देन रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग विद द एंगल. हमने इससे पहले भी एंगल के बारे में बहुत कुछ देखा है. एंगल हमने ज्योमेट्री में बहुत जगह पे यूज किया भी है, लेकिन व्हाट इज द प्रॉपर डेफिनेशन रिगार्डिंग विद द एंगल, ये हमने इससे पहले नहीं देखा है. ठीक है, जो भी कांसेप्ट्स देखे थे उसमें डायरेक्टली एंगल एओबी, एंगल बीओसी, जो कुछ भी है हम डायरेक्टली एंगल्स के नेम लिख देते थे. लेकिन एग्जैक्टली व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दैट एंगल दैट वी हैव सीन इन दिस लेक्चर. ओके, सो सिंपली ये क्या रहेगा हमारा एंगल. Whatever the naming, how can we just give the naming to that angle that we will see into the next point. Okay, अभी तक हम क्या करते थे, कोई भी AOB है तो फिर उसको BOA कह दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता ना. तो फिर ये जो भी है, एक सेम एंगल को हम दो अलग अलग नेमिंग दे सकते हैं कि नहीं, ये अब हम देखेंगे. ठीक है, तो फिर इससे पहले इसका डिनोशन दैट इज नथिंग बट दी, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, दिस इज नथिंग बट दी साइन फॉर दी एंगल. कुछ भी हम एंगल ऐसे साइन से रिप्रेजेंट करेंगे. देन देयर इज वन पॉइंट इनटू दिस एंगल ओनली, दैट इज नथिंग बट द डायरेक्टेड एंगल. ओके, सो डायरेक्टेड एंगल. अभी एग्जैक्टली यहाँ पर एंगल और डायरेक्टेड एंगल का डिफरेंस क्या है, या फिर डायरेक्टेड एंगल हम किसको कहेंगे. ठीक है, ये भी तो हमारा एक कांसेप्ट है ना. तो फिर डायरेक्टेड एंगल और इनिशियल जो भी हमने एंगल देखा, तो फिर इसमें डिफरेंस क्या है, फिर वो हम देखेंगे. उससे पहले जो भी डायरेक्टेड एंगल है उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन लिख लो कि एग्जैक्टली डायरेक्टेड एंगल की हमें डेफिनेशन क्या दी गई है. ओके, so write down the proper definition.
ये सिर्फ आपके नोट्स के लिए है, ठीक है। डेफिनेशन इतनी मैटर नहीं करेगी मेंस में वगैरह, आपको सिर्फ आपके पास प्रॉपर नोट्स होने चाहिए। सो बिकॉज ऑफ दैट ये जो भी डेफिनेशंस वगैरह है लिख लो अच्छे से। सो राइट नाउ इट इज ए मेजर of a rotation given to the initial arm to occupy the position of terminal arm is called as the directed angle. ठीक है, इसी को हम क्या कहेंगे? डायरेक्टेड एंगल। अभी एकदम अच्छे से पहले समझ लो कि एग्जैक्टली है क्या। ये सेम, ये जो भी है ना, ये हम सेम एक डायग्राम से समझ लेंगे कि एग्जैक्टली क्या होता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं? नेमिंग दे देते हैं इसको। दिस इज नथिंग बट आवर ए पॉइंट ओ। अभी ये जो भी हमने एंगल निकाला है ना, तो फिर ये एंगल में एग्जैक्टली कौन से टर्म्स प्रेजेंट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डाउन दैट व्हिच टर्म्स आर प्रेजेंट इनटू दिस एंगल। ओके, सो अगर आप डेफिनेशन अच्छे से पढ़ोगे तो फिर आपको यहाँ पर नए टर्म्स कौन से दिख रहे हैं? इनिशियल आर्म टू ऑक्यूपाई द पोजीशन ऑफ टर्मिनल आर्म, ओके, इज कॉल्ड एज द डायरेक्टेड एंगल। तो फिर इसका मतलब क्या है कि इनिशियल आर्म मतलब क्या कि जो भी हमारी इनिशियल पोजीशन है, हमने एंगल में ही क्या देखा था कि जो भी हमारा रे है उसको हम रोटेशन ऑफर करने वाले हैं। तो फिर इसका मतलब वो कोई तो भी इनिशियल पोजीशन में होना चाहिए, उसी के बाद में तो हम उससे कुछ ना कुछ तो भी ऑफर करेंगे ना, कोई तो भी साइड पे हम रोटेशन ऑफर करेंगे। सो सिंपली इन विच पोजीशन दैट रे इज प्रेजेंट एट द इनिशियल स्टेज, दैट इज नथिंग बट द आवर इनिशियल आर्म। So over here this OA whatever is present, that is nothing but the our initial position. So simply we can call it as the initial arm. Okay, and then at the final stage, at which position that initial arm reaches, that is nothing but the final arm. फिर ये फाइनल स्टेज है जहां पर हमारा इनिशियल आर्म पहुंच रहा है, तो फिर इसको हम क्या कहेंगे? फाइनल आर्म। ठीक है, तो फिर वो क्या हमारा इनिशियल आर्म और ये है हमारा फाइनल आर्म। और अगर आपको पता है तो फिर यहाँ पर ही हमने देखा है दिस इज इनिशियल पॉइंट, इट इज नथिंग बट दी। अभी ये जो भी रे था हमारा पहले वाला, ये किसके अराउंड रोटेट हो रहा है? दिस पॉइंट के अराउंड। तो फिर ये जो भी पॉइंट रहेगा इसको हम क्या कहेंगे? इनिशियल पॉइंट। और ये जो भी इनिशियल पॉइंट है इसे एक प्रॉपर नेम भी है, दैट इज नथिंग बट दी आवर वर्टेक्स। इससे पहले भी सुना होगा, लेकिन ट्रायंगल चैप्टर में हमने देखा है वर्टेक्स एग्जैक्टली क्या है। तो फिर वही वर्टेक्स होता है जो कि हमारे एंगल में भी प्रेजेंट होता है, जो पॉइंट के अराउंड हमारा रे रोटेट करने वाला है, तो फिर उसी को हम क्या कहेंगे? वर्टेक्स। ठीक है, अभी मीनिंग समझते हैं। इट इज ए मेजर ऑफ ए रोटेशन गिवन टू द इनिशियल आर्म टू ऑक्यूपाई द पोजीशन ऑफ टर्मिनल आर्म इज कॉल्ड एज द डायरेक्टेड एंगल। तो फिर अभी मुझे बताओ कि एग्जैक्टली ये डेफिनेशन में और वो डेफिनेशन में डिफरेंस क्या है? ठीक है, दोनों डेफिनेशन में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है? अभी यहाँ पर देखो, उन्होंने जो भी बोला था, उन्होंने क्या कहा था कि हमारा एक रे है, उसको हम कुछ ना कुछ तो भी एंगल ऑफर करेंगे, तो फिर वो कोई तो भी साइड पे चले जाएगा। तो फिर कहां पर भी जाने के बाद में
जो भी हमारा एंगल का मेजरमेंट रहेगा, मतलब जो भी हमारा रोटेशन का मेजरमेंट रहेगा वो हम किस में कैलकुलेट करेंगे, एंगल। ठीक है, तो फिर वही रोटेशन हम एंगल से डिनोट करेंगे। अभी यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि वो इनिशियल आर्म से लेके फाइनल आर्म तक जितना भी रोटेशन कवर कर रहा है उसी को हम क्या कहेंगे, एंगल। लेकिन कैसा एंगल, डायरेक्टेड एंगल। अभी ये डायरेक्टेड एंगल, इसका मतलब क्या है, ये डायरेक्टेड कहा गया है, मतलब नाम में ही आपको पता चल रहा है, दैट इज नथिंग बट दी डायरेक्टेड एंगल इज डिपेंड ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। ओके, तो फिर ये जो भी डायरेक्टेड एंगल है इट डिपेंड्स ऑन टू द रोटेशन आल्सो, इट डिपेंड्स ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। अभी एग्जैक्टली ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन पे कैसे डिपेंड करता है वो समझना। ठीक है, एग्जैक्टली जो भी हमारी रोटेशन की डायरेक्शन है वो कैसी होगी, तब ये जो भी डायरेक्टेड एंगल है वो कैसा होगा, और वो अगर हमने चेंज कर दी तो फिर डायरेक्टेड एंगल में क्या चेंज आएगा वो समझ लेते हैं। अभी हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, एक तो दो ऑप्शन है, जो भी हमारा एंगल है जो कि हमने ऐसे डायरेक्शन में लिया वो हम अपोजिट डायरेक्शन में भी ले सकते हैं। मतलब हमारे पास दो ऑप्शंस कौन से हैं, एक ऑप्शन है, एक तो हम एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जा सकते हैं, या फिर सेकंड वाला क्या है, क्लॉकवाइज सेंस। सो वी हैव टू ऑप्शंस, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज सेंस और क्लॉकवाइज सेंस। तो फिर ये बात थोड़ी सी अच्छे से याद रखनी है। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जा रहे हैं, क्या बोल रहा हूं, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जा रहे हैं, देन एट दैट टाइम व्हाटएवर द एंगल मेड बाय दैट रे, दैट वी विल कंसीडर इट एज ए पॉजिटिव एंगल। तो फिर जो भी हमारा एंगल रहेगा उसको हम पॉजिटिव एंगल कंसीडर करेंगे, और उसी वे में अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो फिर उसे हम नेगेटिव एंगल कंसीडर करेंगे। ठीक है, सिंपल। ये हमारा इनिशियल रे है। ठीक है, अभी हम अगर एंटी क्लॉकवाइज सेंस, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज सेंस है, ऐसे जा रहे हैं तो फिर क्या होगा, ये हमारा फाइनल आर्म होगा, तो फिर इनिशियल आर्म ये है और फाइनल आर्म ये है, तो फिर इसका मतलब ये ए ओ बी, तो फिर इनिशियल आर्म से लेकर फाइनल आर्म तक, तो फिर जहां पर भी इनिशियल आर्म था उसके फाइनल आर्म कौन से साइड पे, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में था ना, इसीलिए यहां पर का जो भी एंगल रहेगा दैट विल बी योर पॉजिटिव एंगल। अभी अगर ये आपका इनिशियल आर्म है और आपका फाइनल आर्म अगर नीचे की साइड पे प्रेजेंट है, मतलब ए ओ एंड बी, अगर ऐसे सेंस में एंगल्स आर प्रेजेंट है तो फिर इसका मतलब यहाँ पर का जो भी एंगल रहेगा तो फिर ये एंगल कौन से सेंस में है, क्लॉकवाइज सेंस में, तो फिर इसे हम कैसे कंसीडर करेंगे, नेगेटिव एंगल। ठीक है, यहाँ पर ये जो भी था ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में था, और वैसे ही यहाँ पर ये जो भी था ये क्लॉकवाइज सेंस में प्रेजेंट था, तो फिर इसीलिए एंटी क्लॉकवाइज वाले जो भी एंगल्स है इसे हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे और क्लॉकवाइज वाले एंगल्स को हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। ठीक है, अभी तो फिर इसी के वजह से जो भी सेंटेंस मैंने इससे पहले कहा था ना कि हम अभी तक कोई भी एंगल को AOB कहो या फिर BOA कहो कुछ भी कहते आ रहे थे, और वो टाइम पे हम एंगल का मेजरमेंट सेम कह रहे थे। ठीक है, AOB को BOA भी लिख सकते थे और BOA को AOB भी लिख सकते थे, लेकिन in this case what we can just conclude that is nothing but the AOB and BOA both are not equal to each other। तो फिर दोनों के दोनों इक्वल क्यों नहीं होते हैं? अभी देख लो कि अगर हमने ये सेम एंगल कंसीडर कर लिया है, ठीक है, ये हमारे पास एंगल प्रेजेंट है, इसका मेजरमेंट क्या है, ये O है, ये A और ये B। तो फिर अगर हम देखेंगे एंगल AOB, एंगल AOB, तो फिर अगर हम एंगल AOB के बारे में देख रहे हैं तो फिर ये कौन से सेंस में जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है ना। AOB, अगर हम AOB के बारे में बात करेंगे सो दिस इज नथिंग बट द एंटी क्लॉकवाइज एंगल, तो फिर एंटी क्लॉकवाइज है, इसका मतलब ये एंगल कैसा होगा, पॉजिटिव एंगल, am I right? और अगर हम BOA के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब एंगल BOA, इसके बारे में अगर बात कर रहे हैं तो फिर ये टाइम में क्या होगा, BOA, तो फिर BO क्या हो जाएगा आपका इनिशियल आर्म और OA क्या हो जाएगा आपका टर्मिनल आर्म।
तो फिर ये टाइम पे अगर इनिशियल आर्म से स्टार्ट हो रहा है और फाइनल आर्म या फिर टर्मिनल आर्म पे वो एंड हो रहा है, तो फिर इसका मतलब एंगल कैसा फॉर्म होगा, ऐसे सेंस में। और ये वाला कौन सा सेंस है, क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज है इसका मतलब BOA कैसा होगा, नेगेटिव। भले ही दोनों एंगल्स की वैल्यू सेम हो 30 डिग्री 30 डिग्री, फिर भी AOB कितना हो जाएगा, +30 डिग्री, और BOA क्या हो जाएगा, -30 डिग्री। तो फिर दोनों का मेजरमेंट सेम रहा क्या, नहीं। इसीलिए हम एंगल AOB को एंगल BOA नहीं लिख सकते। इज दैट क्लियर? ओके। अगर हम जो भी हमारे नेमिंग है एंगल्स की, अगर वो नेमिंग हम चेंज कर देंगे, उसके नेमिंग में कुछ भी इंटरचेंज करेंगे, तो फिर वो टाइम पे वो इंटरचेंज की वजह से इसके वैल्यूज भी चेंज हो सकते हैं। ठीक है? इज दैट क्लियर? ओके, फाइन। सो दिस इज द कांसेप्ट रिगार्डिंग द डायरेक्ट एंगल। I hope you just got the clear idea regarding this. मतलब एक्स्ट्रा कुछ भी सीखा नहीं है हमने, जो भी सीखा है वही थोड़ा सा बेसिक से और अच्छे से सीखा है, बस दैट्स इट। अलग कुछ भी नहीं करेंगे हम लोग। ठीक? हाँ, with this concept only there is one more, that is nothing but the zero angle. ओके, जीरो एंगल की प्रॉपर डेफिनेशन लिखो कि एग्जैक्टली हमें डेफिनेशन क्या लिया है, उसके बाद कंसेप्ट देंगे। ठीक है? इफ amount of rotation of initial arm about vertex is 0, then the directed angle is called as the zero angle. इसके डायग्राम ठीक है। अभी देखो यहाँ पर जीरो एंगल, तो फिर प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। क्या है प्रॉपर डेफिनेशन? If amount of rotation E of initial arm about vertex is 0, then the directed angle is called as the zero angle. तो इसका मतलब क्या है कि सिंपल अगर हम बात करेंगे तो फिर जो भी रोटेशन हम ऑफर कर रहे हैं ना रे को, अगर हमने वो रोटेशन ऑफर ही नहीं किया, जो भी रोटेशन था वो रोटेशन हमने होने ही नहीं दिया, जो भी रोटेशन हुआ था वो जीरो ही रहा, तो फिर वो टाइम पे जो भी एंगल रहेगा वो एंगल कितना रहेगा, 0 डिग्री। राइट? हमने OA से स्टार्ट कर रहे थे, OA इज नथिंग बट आवर इनिशियल आर्म, तो फिर ये इनिशियल आर्म से स्टार्ट कर रहे थे और हमने रोटेट होने ही नहीं दिया उसको, वहीं पर रख दिया, तो फिर OA से OB फॉर्म हुए। तो फिर इसका मतलब इनिशियल आर्म और आपका फाइनल आर्म दोनों के दोनों कोइंसाइड हो गए। अगर आपका इनिशियल आर्म और फाइनल आर्म दोनों के दोनों कोइंसाइड हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपका जो भी एंगल फॉर्म हुआ है वो एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। इसी का मतलब आपने वहां पर रोटेशन ऑफर किया ही नहीं है, और अगर हमने रोटेशन ऑफर ही नहीं किया तो फिर इसका मतलब वो एंगल कौन सा हो जाएगा, 0 एंगल। इज दैट क्लियर? ओके, फाइन। नेक्स्ट कांसेप्ट इज द स्ट्रेट एंगल। एकदम सिंपल है, ज्यादा लोड लेने वाली कोई भी बात नहीं है।
एकदम प्यार से और आराम से समझ लो। If initial rate and terminal rate are opposite to each other, then directed angle so formed is called as straight angle. ठीक है, अभी ही समझ लो डायरेक्टली। एग्जैक्टली उल्टी केस किसके लिए रिगार्डिंग जीरो एंगल के। जीरो एंगल में क्या होता था कि OA और OB आपका एक ही जगह पे आ रहा था। अभी क्या बोल रहे हैं कि हमारा जो भी इनिशियल आर्म है मतलब OA, इसी के एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में कौन होना चाहिए, OB होना चाहिए। इसका मतलब O है, ये है आपका A और ये है आपका। अभी यहाँ पर जो भी है आपका OA क्या है, इनिशियल आर्म। ये जो भी है ये आपका है इनिशियल आर्म और ये है आपका फाइनल और टर्मिनल आर्म। क्योंकि इन दोनों के बारे में अगर हम बात करें तो फिर क्या है, OA हमारा एक डायरेक्शन में है और OB जो भी है वो दूसरे वाले डायरेक्शन में प्रेजेंट है। इसका मतलब दोनों की डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट है, तो फिर हम कोई भी साइड से जाए, हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर करें या फिर क्लॉकवाइज मेजर करें, जो भी दोनों का मेजरमेंट रहेगा ऊपर के साइड से +180 डिग्री और नीचे के साइड से -180 डिग्री, क्योंकि नीचे की साइड ऐसी है क्लॉकवाइज। तो फिर +180 डिग्री कंसीडर करें या फिर -180 डिग्री कंसीडर करें। अगर 180 डिग्री प्रेजेंट है तो फिर इससे पहले ही हमने देखा है, तो फिर वो वाला एंगल कैसे रहेगा, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो फिर यहाँ पर जो भी हमारा एंगल फॉर्म होगा, दिस एंगल इट इज नथिंग बट द स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो फिर अभी ये कंसेप्ट जो भी अभी तक हमने देखे हैं, ये सारे के सारे कंसेप्ट बेसिक कंसेप्ट है जिसके बारे में हमें इससे पहले भी एकदम अच्छे से आइडिया थी, बट इन डिटेल इसी के बेस पे जो भी नेक्स्ट वाला कंसेप्ट हमारा प्रेजेंट है वो इसी के बेस पे, इसीलिए ये कंसेप्ट क्लियर करवाना जरूरी था। ठीक है, तो फिर ज़्यादा टेंशन बिल्कुल भी लेना नहीं है कि 11th 12th बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जिन्होंने बोले वाला होता है कि 11th 12th जेईई मेन से बहुत ज़्यादा टफ होगा, बिल्कुल भी नहीं। 2 साल है भाई, क्या नहीं कर सकते। फिर इसीलिए 2 साल में अगर प्रॉपर स्टडी करेंगे, स्मार्ट वर्क करना है, एकदम प्रॉपरली जाना है, अगर प्रॉपरली जाएंगे तो फिर आराम से क्रैक कर लेंगे। ठीक है, सिर्फ जो भी बोल रहा हो वही करते जाना है, दैट्स इट। अगर प्रॉपर टाइम पे करोगे तो फिर जो भी मेन टाइम रहेगा जहाँ पर आपको सेल्फ स्टडी करनी है वहाँ पे ज़्यादा मेहनत लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि टाइम टू टाइम आपने वो सब कुछ किया। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो फिर इसीलिए जो भी बोल रहा हो वो अच्छे से फॉलो करते जाओ और बाद में आराम से मार्क्स ले आओ, टेंशन नहीं। ठीक है, तो फिर इसीलिए ये जो भी कंसेप्ट है इसी के बेस पे जो भी हमारा रिगार्डिंग नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट वी विल सी इनटू द अवर नेक्स्ट लेक्चर। अप टू दैट पॉइंट, if after seeing this lecture, if you have any kinds of doubts, then you can just put those doubts onto the WhatsApp group. Okay, so simply you will get the clarification regarding with those doubts at that time only. Okay, so don't take tension about that. Properly just see our lecture, just read that concept from your textbook, from state board or NCERT, whatever you have from that textbook, you have to just only read that portion just only once. Okay, एक बार भी पढ़ लिए तो फिर अच्छे से वो क्लियर हो जाएगा। Okay, so thank you so much, bye bye, take care.